हर किसी के अंदर एक विशालकाय शक्ति सोई हुई है। मतलब एक ऐसी ताकत जो प्रतिभाशाली है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोग कभी खुद के इस रूप से मिल ही नहीं पाते। यही तो पैराडॉक्स है। आज की हमारी चर्चा का आधार है टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकनिंग द जायंट विदिन के कुछ प्रमुख अंश। और इन स्रोतों को देखकर मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है कि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम करते क्यों नहीं। आज हम इसी पहेली के 5 टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब किसी काल्पनिक मोटिवेशन में नहीं है, सही, बल्कि मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार के गहरे सिद्धांतों में छिपा है। हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और सबसे बढ़कर हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं, वही हमारी हकीकत बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली का पहला टुकड़ा है फैसलों की ताकत। हाँ, किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब कोई उम्मीद करता है या कोई इच्छा रखता है। जिंदगी उस एक पल में बदलती है जब कोई सच में एक फैसला करता है। लेकिन इच्छा करने और फैसला करने में फर्क क्या है? सुनने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं। हाँ लगते हैं, लेकिन इनके बीच का जो मनोवैज्ञानिक अंतर है वो बहुत बड़ा है। अच्छा। इच्छा करना एक पैसिव स्टेट है, जैसे कहना काश मैं फिट होती। लेकिन फैसला करना एक सक्रिय प्रतिबद्धता है। एक सच्चा फैसला वो होता है जहां आप वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। सारे रास्ते बंद कर देते हैं। हाँ, रॉबिन्स इसे ऐसे समझाते हैं जैसे कोई सेनापति दुश्मन के द्वीप पर पहुंचकर अपने जहाजों को जला देता है, वाओ, ताकि पीछे हटने का कोई विकल्प ही ना बचे। उसमें वो तीव्रता होती है। अपने जहाज जला देना, ये तो बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रोज के छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना या नहीं दबाना, या किसी मुश्किल बातचीत को टाल देना, ये सब असल में छोटे छोटे फैसले हैं जो मिलकर हमारी दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कंपाउंड इफेक्ट या चक्रवृद्धि प्रभाव काम करता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में किसी बड़े चमत्कारी बदलाव का इंतजार करते हैं कि कोई एक बड़ी घटना होगी और सब कुछ बदल जाएगा। सही बात है। जिसकी असल शक्ति उन छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसलों में छिपी होती है। आज जिम जाने का एक फैसला शायद उस पल बहुत बड़ा न लगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन 1 साल तक हर रोज लिया गया वही फैसला एक असाधारण नतीजा देता है। शक्ति निरंतरता में है। ठीक है, तो एक पक्का फैसला लेना पहला कदम है, लेकिन फैसला लेने के बाद भी तो मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है। होता है। कई बार बस फील ही नहीं होता कि जो तय किया है वो करे। मुझे लगता है हमारी भावनाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ फैसला कर लेना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं उस फैसले को हर रोज चुनौती देंगी। और यही पहेली का दूसरा टुकड़ा आता है, जो है भावनाओं पर महारत। हाँ, किताब का दूसरा सिद्धांत यही है कि भावनाएं अचानक नहीं आती, वो एक पैटर्न होती हैं, एक आदत की तरह। और अच्छी खबर यह है कि इन पैटर्न्स को तोड़ा और बदला जा सकता है। और इसके लिए किताब में एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताई गई है। पहला, शारीरिक मुद्रा या फिजियोलॉजी। दूसरा, ध्यान यानी फोकस। और तीसरा, अर्थ या मीनिंग। लेकिन एक मिनट, क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि सिर्फ कंधे सीधे करके बैठने से मेरी निराशा की भावना बदल सकती है? हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा आसान लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाकई में जरूरत से ज्यादा आसान लगता है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान एम्बॉडीड कॉग्निशन कहलाता है। एम्बॉडीड कॉग्निशन? हाँ, मतलब ये विचार कि हमारी सोच सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर में होती है। शरीर और दिमाग एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। अच्छा। जब आप निराश होकर कंधे झुकाकर बैठती हैं, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल भेज रही होती हैं कि सब कुछ खराब है। और दिमाग उसी हिसाब से हार्मोन जारी करता है। बिल्कुल, कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन। लेकिन जैसे ही आप तन कर बैठती हैं, गहरी सांस लेती हैं, आप दिमाग को एक नया सिग्नल भेजती हैं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो ये एक बायोकेमिकल बदलाव है, कोई जादू नहीं। बिल्कुल। और ध्यान का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रही हैं। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करती हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। और तीसरा, अर्थ, वो सबसे शक्तिशाली है। हाँ, एक ही घटना, जैसे नौकरी छूटना, किसी के लिए दुनिया का अंत हो सकती है और किसी दूसरे के लिए एक नया व्यापार शुरू करने का मौका। मतलब घटनाएं हमें नियंत्रित नहीं करती, उन घटनाओं को हम जो अर्थ देते हैं वो हमें नियंत्रित करता है। बिल्कुल।
ये तीनों मिलकर हमें बाहरी परिस्थितियों पर सिर्फ प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने की शक्ति देते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। यानी हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। लेकिन फिर भी बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम जानते हैं कि जंक फूड खाना बुरा है, बिल्कुल। फिर भी खाते हैं। यहीं पर शायद वो तीसरा सिद्धांत आता है, दर्द और खुशी का। हाँ, और ये इंसानी व्यवहार का सबसे बुनियादी नियम है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे सिर्फ दो ताकतें काम करती हैं, दर्द से बचना और खुशी की तलाश करना। ये हमारे दिमाग का मतलब एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग है। बिल्कुल, ये हमारे विकासवादी दिमाग के साथ काम करने का तरीका है। हमारा दिमाग तात्कालिक खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए बना है, 10 साल बाद होने वाली डायबिटीज पर नहीं। तो हम इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर न्यूरो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब अपने दिमाग में चीजों के जुड़ाव को बदलना। ठीक है। अगर हमें बुरी आदतें बदलनी हैं, तो हमें उस आदत से होने वाले भविष्य के दर्द को आज इसी पल महसूस करना होगा। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है। नहीं, आपको उस दर्द को भावनात्मक रूप से महसूस करना होगा। अस्पताल का बिल, परिवार का दुख, सांस लेने में तकलीफ। जब आप इस दर्द को आदत के साथ इतनी शिद्दत से जोड़ देते हैं कि सिगरेट को देखना भी दर्दनाक लगने लगे, तो इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। दिमाग खुद ही उससे दूर भागता है। और अच्छी आदतों के साथ इसका उल्टा करना है। बिल्कुल, अच्छी आदतों के साथ तुरंत मिलने वाली खुशी को जोड़ना होगा। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बारे में ये ना सोचे कि ये बहुत मुश्किल है, बल्कि उस एहसास पर ध्यान दें जो एक्सरसाइज के बाद आता है, ऊर्जा, गर्व, वो सब। हाँ, जब आपका दिमाग एक्सरसाइज को दर्द से नहीं बल्कि जबरदस्त खुशी से जोड़ने लगता है, तो वो खुद आपको बिस्तर से बाहर निकालेगा। ये अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाने जैसा है। सही पकड़ा। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को देखें, एक सच्चा फैसला लेना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और दर्द और खुशी का सही इस्तेमाल करना, ये सब बहुत शक्तिशाली औजार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी और बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये तीनों सिद्धांत असल में सिर्फ इस चौथे और सबसे गहरे सिद्धांत यानी हमारी पहचान को बदलने के औजार हैं? आपने पूरी चर्चा का सार पकड़ लिया। यही पहेली का चौथा और सबसे अहम टुकड़ा है, हमारी पहचान, आइडेंटिटी। हमारी पहचान। हाँ, हमारे विश्वास, वो कहानियां हैं जो हम लगातार खुद को सुनाते रहते हैं। और किताब में एक बहुत जबरदस्त बात कही गई है। क्या? इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी और शक्तिशाली ताकत है अपनी पहचान के साथ टिके रहने की जरूरत। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम कभी नहीं करेंगे जो हमारी पहचान के खिलाफ हो। जैसे अगर किसी की पहचान है मैं आलसी हूं, तो वो हर काम को टालकर अपनी उस कहानी को सच साबित करेगा। बिल्कुल। या अगर कोई मानता है मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं, तो दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म भी उसे नहीं उठा सकता। एकदम। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जो कई बार सतही लग सकती है, ये अपनी मूल पहचान, अपनी कोर आइडेंटिटी को बदलने के बारे में है। इसके पीछे भी कोई मनोविज्ञान है? हाँ, इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अच्छा। हमारा दिमाग हमारी पहचान और हमारे व्यवहार के बीच विरोधाभास से नफरत करता है। उसे एकरूपता चाहिए। इसलिए जब कोई अपनी पहचान को मैं एक आलसी इंसान हूं से बदलकर मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान इंसान हूं कर लेता है, तो उसके लिए सोफे पर पड़े रहना या जंक फूड खाना आंतरिक रूप से मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि अब वो काम उसकी नई पहचान से मेल नहीं खाता। उसका दिमाग उसे अच्छे विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने लगता है। तो अपनी पहचान को बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन कोई अपनी पहचान बदलता कैसे है? क्या सिर्फ ये कहने से कि आज से मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ काम बन जाएगा? ये शुरुआत है, लेकिन काफी नहीं। नई पहचान को बार बार दोहराना पड़ता है। और सबसे जरूरी, क्या? उस नई पहचान को साबित करने के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे एक्शन? हाँ, हर बार जब आप सुबह उठकर जिम जाती हैं, तो आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, आप अपनी मैं एक स्वस्थ इंसान हूं वाली पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रही होती हैं। वाह, एक वोट डाल रही होती है। और धीरे धीरे इन छोटे छोटे वोटों से ये नई पहचान मजबूत होती जाती है और पुरानी कहानी मिट जाती है। यहीं पर पहले 3 सिद्धांत काम आते हैं। समझ गई। तो ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है और ये हमें पहेली के आखिरी टुकड़े पे लाता है। हमने फैसलों, भावनाओं, दर्द, खुशी और पहचान की बात कर ली,
लेकिन ये सब ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक पांचवा सिद्धांत लागू ना हो, और वो है बड़े एक्शन का महत्व। ज्ञान सिर्फ संभावना है, एक्शन उसे हकीकत में बदलता है। और यहाँ एक्शन से मतलब सिर्फ छोटे मोटे काम करना नहीं है। किताब में मैसिव एक्शन यानी बड़े और लगातार एक्शन की अवधारणा को समझाया गया है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हमें हर चीज बहुत बड़े पैमाने पर करनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि तब तक एक्शन लेते रहना जब तक कि नतीजा न मिल जाए। अच्छा। ज्यादातर लोग एक दो बार कोशिश करते हैं, नतीजा नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग अपनी रणनीति बदलते रहते हैं, अपना तरीका बदलते रहते हैं, पर तब तक एक्शन लेना बंद नहीं करते जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाएं। यहाँ टोनी रॉबिन्स का एक नियम भी है ना? हाँ, अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही तो रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। ये मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जो जिम जाने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल की मेंबरशिप ले लेता है। हाँ, और अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी साथ ले लेता है ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना बचे। वो होता है मैसिव एक्शन। और यहीं पर सारे सिद्धांत आकर एक चक्र पूरा करते हैं। कैसे? सोच कर देखिए, जब आपकी पहचान ही मैं एक स्वस्थ इंसान हूं बन चुका है। चौथा सिद्धांत? जब आपने एक्सरसाइज से खुशी और आलस से दर्द जोड़ लिया है। तीसरा सिद्धांत? जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती हैं और जब आपने एक सच्चा फैसला कर लिया है। तो बड़े एक्शन लेना कोई मजबूरी नहीं रह जाता, ये एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। एग्जैक्टली। एक्शन लेना आसान हो जाता है क्योंकि अब आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। बहुत खूब। तो आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि वो विशालकाय शक्ति, वो जायंट पहले से ही हमारे अंदर है, उसे कहीं बाहर से नहीं लाना है। उसे जगाने के लिए हमें इन 5 सिद्धांतों को समझना और इस्तेमाल करना होगा। कोई भी टूटा हुआ या कमजोर नहीं है। हर किसी के अंदर अपार शक्ति है जो बस एक सच्चे फैसले का, अपनी कहानी को बदलने का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। शायद आज सुनने वालों को एक फैसला लेना चाहिए, एक ऐसा फैसला जिसके लिए उनका भविष्य का मैं उन्हें धन्यवाद देगा। और इसी बात पर आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर कोई अपनी पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ एक कहानी जो खुद को सुनाते हैं, जैसे मैं चीजों को टालता हूं, आज बदलकर ये तय कर ले कि मैं वो इंसान हूं जो काम शुरू करता है, तो आने वाले सिर्फ 1 साल में उसके कौन से फैसले, कौन सी भावनाएं और कौन से एक्शन अपने आप बदल जाएंगे।